महाराष्ट्र में आज तीसरे रोज भी कोरोना के मामले 15,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 16,620 अफराद में कोरोना मरीज की तस्दीक हुई, जबकि 50 मरीज वायरस से फौत हुए हैं। वहीं मुंबई में भी कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई में 1,963 अफराद कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। रियासत में कोरोना के बढ़ते असरात के पेश नज़र हुकूमत महाराष्ट्र ने कई अजला में पाबंदियां सख्त कर दी हैं। कई अजला में लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कहीं रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। कयास आ रही है कि बढ़ते केसेस के चलते हुकूमत महाराष्ट्र आइंदा कुछ दिनों में मजीद कुछ सख्त फैसले ले सकती है। आज से नागपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया। आज 15 मार्च से आइंदा 21 मार्च तक नागपुर में लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ ज़रूरी खिदमात ही लॉकडाउन से मुस्तस्ना रहेंगे, लेकिन नागपुर के शहरी कोरोना को नज़रअंदाज करते हुए लॉकडाउन में भी सड़कों पर ही नजर आ रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान बिला ज़रूरत बाहर निकलने पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। रियासत महाराष्ट्र के 36 अजला में से 10 से ज़्यादा अजला कोरोना की जद में है, जिसकी वजह से इंतजामिया की जानिब से कर्फ्यू, लॉकडाउन और सख्त पाबंदियाँ आयद की गई हैं। 14 मार्च से लातूर जिले में भी नाइट का कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधा रुख करेंगे नागपुर का, जहां से हमारे नुमाइंदे रवि कुलकर्णी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, नागपुर में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया, क्या इसका असर दिखाई दे रहा है? नागपुर में लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, सारा असर पेपर पर है। आवाजाही शुरू है, लोगों का कोई रिस्पांस नहीं है। पुलिस भी बड़ी सख्ती से नजर आते नहीं दिख रही है। हालांकि जो कानून बनाया गया है, जैसा 2 व्हीलर पे 2 लोग नहीं बैठेंगे, केवल एक बैठेगा। 4 व्हीलर में केवल 2 बैठेंगे। जहां इस प्रकार का उल्लंघन है वहां वसूली की जा रही है, जुर्माना वसूल किया जा रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। ये बात एकदम सही है, क्योंकि जिस तरह से ये सारा माहौल चल ये लॉकडाउन के वक्त लोगों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात नहीं की गई है, और यही इसका नतीजा यह रहा है कि आज जो लॉकडाउन है उसका असर नहीं है। हालांकि बाजार बंद है, बाजार जरूर बंद है, पर रास्तों पर आवाजाही शुरू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू है, और पुलिस जहां तक संभव है कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर गैर जरूरी कोई टहलता हुआ, घूमता हुआ पकड़ा गया तो 24 घंटे उसको जेल में भी डालेंगे। ये भी खबर आ रही है नागपुर से। तो क्या अभी तक कुछ गिरफ्तारियां इस तरह की हुई हैं? ये जरूर पुलिस ने ऐलान किया है कि कानून का उल्लंघन होने पर, और यदि उनकी वजह यदि सही नहीं पाई गई तो आपको जेल में डाला जाएगा, किंतु अभी तक इस प्रकार की कोई खबर नहीं है। हालांकि सीपी और सभी डीसीपी सड़क पर है, घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग शुरू है, सारी चुस्ती से कारोबार किया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभी तक कोई एक भी इंसिडेंट कंफर्म नहीं हुआ है। बिल्कुल रवि, हमारे साथ बने रहिए। अभी आपके बाद दोबारा लौटेंगे हम। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि नागपुर में हम अपने नुमाइंदे रवि से इस वक्त जो बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना है कि लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, पुलिस सड़कों पर है, लेकिन लोगों के बीच जिस तरह की एक बेदारी मुहिम होनी चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, लोगों में वो चीज नहीं है। लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यही एक वजह है कि जिसके चलते आंकड़े जो है मरीजों के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ नागपुर ही नहीं, मैं आपको बताऊं, नागपुर में तो पूरी तरह से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लोग बाहर निकलेंगे तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक तराजू में रखे अगर महाराष्ट्र को पूरे और तोला जाए तो मैं आपको बताता हूं उन शहरों के नाम जहां पर कड़े नियमों को कई दिनों पहले से लगाया गया है, लेकिन उन नियमों को आज भी तोड़ा जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, नागपुर में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया 7 दिनों के लिए। परभनी में वीकेंड लॉकडाउन किया गया, यानी सैटरडे संडे जो है वीकेंड लॉकडाउन उसका हमेशा रहेगा। उसका भी नियम नहीं पाला जा रहा, जिसके चलते वहां पर भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वर्धा की बात की जाए तो 1.5 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू वहां पर किया गया है, यानी शनिवार रात से लेकर रविवार सवेरे रात तक जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा। वर्धा के बाद औरंगाबाद की बात की जाए तो वहां पर वीकेंड में जो है लॉकडाउन किया गया है, शनिवार संडे यानी पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। पुणे में बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नांदेड़ में नाइट कर्फ्यू है। नई मुंबई की बात की जाए, जो मुंबई से सटा हुआ इलाका है पनवेल, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जलगांव की बात की जाए तो वहां पर जनता कर्फ्यू लगाया गया है, यानी अगर वीकेंड के एंड में जनता भी बाहर निकलती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए, धुले में जनता कर्फ्यू, वासिम में नाइट कर्फ्यू, यानी ये
एक तराजू में अगर महाराष्ट्र को रखा जाए तो ये ऐसे जगह हैं, इलाके हैं जहां पर पहले से ही कड़े नियम लागू किए गए हैं। लेकिन हम आंकड़े अगर देखें, कल की बात मैं करूं तो महाराष्ट्र में आज भी जो आंकड़े आए 16,620 नए मरीज एक दिन में पाए जा रहे 24 घंटों में। तो यानी ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लापरवाही की जा रही है जनता की तरफ से, लोगों की तरफ से, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, 50 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की खास तौर पर मैं अगर आपको बात करूं तो मुंबई में 24 घंटों में हमने देखा है जो आंकड़े हैं 1963 लोग आए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में भी कड़े नियम जरूर लाए गए हैं, लेकिन हम जब भी सड़कों पर उतरते देखते तो कई लोगों पर मास्क नहीं है जिनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अभी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं। एक अभिनेत्री है जो उनके खिलाफ जो है बीएमसी ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराया है। इस बीएमसी ने खास तौर पर यह पहल इसलिए किया और साथ में बीएमसी ने ट्वीट भी किया कि अभिनेत्री को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, लेकिन जो बीएमसी के गाइडलाइंस होते हैं उसे अभिनेत्री ने फॉलो नहीं किया, जिसके चलते मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया। लेकिन प्रशांत सवाल यही है कि इससे पहले भी हमने देखा विवेक ओबराय बाइक से घूम रहे थे, ना तो हेलमेट लगाया था उन्होंने, ना तो मास्क लगाया था। अब आपने एक अभिनेत्री का जिक्र किया, ये लोग पढ़े लिखे हैं, फिल्म स्टार हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। अगर यही लोग इस तरह की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरा एक आम आदमी जो रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है या छोटी मोटी नौकरी करता है वो कैसे फॉलो करेगा? जी बिल्कुल, देखिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अपना जीवन व्यतीत करने के लिए रोजी रोटी कमाते हैं, उनकी तो मजबूरी बन जाती है कि उनको सड़कों पर उतरना है। लेकिन उस सड़कों पर उतरने के लिए उन पर पाबंदी नहीं है, लेकिन जो नियम नहीं पालते हैं, जिस तरह से वो मास्क नहीं पहनते हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज नहीं करेंगे, कैसे भी सामान को जो है इस्तेमाल करेंगे, तो वो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए है, पालिका के लिए उस पर रोक लगाने की। लेकिन जो आपने बात कही वो सबसे बड़ी बात कही कि जो लोग एक आइडल है लोगों के लिए, जनता जिन्हें फॉलो करती है, अगर वही नियमों को ताक पर रखेंगे तो ज्यादा असर कहां पड़ने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, लेकिन बीएमसी ने भी कड़े रुख अपनाए हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि अभिनेत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, धारा 188 यानी जो नियम बनाए गए थे कोरोना के उसको तोड़ने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि जो आंकड़े हैं मरीजों की लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल अभी देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो आने वाले दिनों में कोरोना को रोकने के लिए या पाबंदी लगाने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं। कई ऐसे शहर है जो मैंने नाम बताया, वहां पर ऑलरेडी कड़े नियम लागू किए गए हैं, लेकिन लोग जो है सुनने के लिए तैयार नहीं, सड़कों पर उतर रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की आपके पास पहुंचूंगा। मुंबई में क्या कुछ हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रवि नागपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। रवि, लगातार आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पुणे में भी यही हाल है। वजह क्या है, क्यों जो सरकार ऐलान कर रही है, जो गाइडलाइन बना रही है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं सीएम पर भी ये इल्जाम अपोजिशन लगातार हमने देखा लगा रही है कि सीएम नाकाम है, अपनी बात आवाम तक पहुंचाने में वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जहां तक मैं नागपुर का एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं, नागपुर बड़े पीक हुआ था, डेथ रेट नागपुर का महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा था। लेकिन जैसा जैसा कोरोना का जो डर है कम होने लगा, केसेस कम होने लगी, प्रशासन है वो बेपरवाह होती गई है। कानून या नियम जो है जरूर कागज पर है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और जहां इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वहां पे एक जुर्माने की बात हमेशा होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये अंडर हैंड डीलिंग भी हो रहा है, जिसको हम मैं कहूँ या न कहूँ, मुझे सवाल खड़ा हुआ है कि मैं ये सच बात कहूँ या न कहूँ, लेकिन ये बात हो रही है। और जिस वजह से सारा सिस्टम को मैनेज करने का एक जो अपना तरीका बना हुआ है वही नागपुर में हुआ। दूसरी बात ये हुई है कि जो कोविड केयर सेंटर पे जहां आइसोलेटेड लोगों को रखा गया था, क्वारंटाइन किया गया था, वो बंद कर दिए गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि होम क्वारंटाइन की बात सामने आई और होम क्वारंटाइन को फॉलो नहीं किया गया। और यही वजह है कि एक साथ नागपुर में बम फटा। 500 लोगों से जो शुरू हुआ, अभी कल का जो आंकड़ा है 2200 प्लस आंकड़ा हुआ है पॉजिटिव मरीजों का, और जो कल का जो डेथ काउंट है 12 हुआ है। और यही वजह है कि नियम तो बने हुए, कानून लगा हुआ है, उसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। और दूसरी ये बात है कि ये जो लॉकडाउन का जो सारा जो चल रहा है उसमें लोगों के मन में एक भावना ऐसी पैदा हुई है कि लॉकडाउन जो है ये रईसों के लिए बेनिफिशियल हो रहा है और गरीबों के लिए उसकी मार पड़ रही है। तो ये जो रोजी रोटी वाला जो सवाल है, इसको जब तक हम लोग ठीक से नहीं समझते,
तो ये उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक कैसा होगा, इसके ऊपर सवाल या निशान खड़े बिल्कुल। रवि एक चीज और देखना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो नागपुर में इस वक्त सबसे लंबा लॉकडाउन एक तरह से लगाया गया, 21 तक लॉकडाउन रहेगा। जो गरीब आदमी है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, छोटा परिवार है, उसका पालन पोषण कैसे होगा? क्या सरकार ने इसके लिए कोई व्यवस्था की है, कोई इंतजाम किया? एक हफ्ते तक वो कैसे जिंदा रहेगा? यही सवाल हुआ है कि सरकार ने ऑल ऑफ ए सडन लॉकडाउन लगा दिया और गरीबों का जो हाथ के ऊपर जो लोग पेट पाल रहे हैं उनका कोई उसका विचार नहीं हुआ। और यही हुआ कि जिस वजह से लोग इसे नहीं मान रहे। जो भी बाजारें जरूर बंद है, बड़ी बाजारें जरूर बंद है, लेकिन गली कुचों में सब कारोबार शुरू है। चाय की दुकानें शुरू है, टपरियां शुरू हैं, मोची बैठा हुआ है, फल वाले फल बेच रहे हैं। उसका बात नहीं हुआ। पहली बार जब हुआ था लॉकडाउन तो लोगों ने खुद होके जाके मदद की थी, लोगों ने एक दूसरे को सहारा दिया था, जो बात अभी दिखाई नहीं दे रही है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसका पेट कैसा पलेगा, वो कैसा जिएगा। नागपुर में तो एक गायक ने फेसबुक लाइव करते हुए सुसाइड की कोशिश की, उसने अनशन किया था, प्रशासन को अलर्ट दिया था, नागपुर के पालक मंत्री से बात की थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। और ये इस प्रकार का आलम, अभी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि सरकार को अब ये बात समझनी चाहिए, उद्धव ठाकरे को ये बात समझनी चाहिए कि अगर लॉकडाउन लगाना है तो पहले इंतजाम करना पड़ेगा। जो गरीब है उनके लिए कम से कम इंतजाम करना पड़ेगा कि 2 वक्त की रोटी तो कम से कम उनको मुहैया कराई जा सके। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको मुंबई की जमीनी हकीकत बताऊं। यहाँ पर जो चीजें हमने इस बार लॉकडाउन में देखा था, जो मार्च अप्रैल मई जो पिछले साल था, 3 महीने का जो सबसे पहले लॉकडाउन ऐलान किया गया था, उस वक्त लोगों के मन में एक उत्साह था कि जैसे उनके लिए कोई एक छुट्टी का दौर आ चुका है। शुरुआती दौर में उन लोगों ने काफी खूब एंजॉय किया, लेकिन जैसे दिन बढ़ते गए, जब उनकी जेब खाली होती गई, जब मिडिल क्लास पूरी तरह से त्रस्त हो गया, जब हमने देखा कि अब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो लोग अपने अपने गांव की तरफ भागना शुरू किए। सिर्फ मजदूर ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि मिडिल क्लास के ऐसे ऐसे परिवार के लोग गांव का रुख कर रहे थे जो अच्छा खासा कमाते थे। और वही सारी चीजें, हालात वही देख करके उद्धव ठाकरे अभी तक चिंतित है, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मुंबई करों को कैसे मनाएंगे। और लॉकडाउन का अगर ऐलान किया जाता है तो उसके लिए इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा रास्ता क्या है, वो उनके लिए बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बता रहा हूं कि मुंबई में आज भी नाइट पे पबिंग चल रहे हैं, क्लबिंग चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ट्रेन में हम भीड़ देख ही रहे हैं, बस में हम भीड़ देख रहे हैं। आप सड़कों पर मुंबई पर उतरिए, आपको 4-4 घंटे लगेंगे एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचने के लिए। यानी जो लोग हैं अपनी रोजी रोटी के लिए अब सड़कों पर खुल के उतरना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से उनके जेब पूरी तरह से तंगी थी। बच्चों की फीस भरनी है, घर चलाना है, परिवार देखना है, और आगे चलकर ये लॉकडाउन की जो उनमें एक डर है कि अचानक से अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो कम से कम बैकअप के लिए अपने पास कुछ स्पेयर में पैसे रखे जाएं, उसकी चाह में लोग और ज्यादा सड़कों पर उतर रहे हैं, दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं, अपने कामकाज में घुसे हुए। यानी इन चीजों को, जमीनी हकीकत को सरकार को देखना होगा और जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर डायरेक्टली लॉकडाउन किया जाता है, जिस तरह से रवि जी बता रहे हैं कि नागपुर के जो हालात हैं वैसे बिगड़ रहे हैं, कि अगर वहां पर अचानक से जिस तरह से लॉकडाउन कर दिया है तो एक हफ्ता इंसान कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा। जिसे बाहर जाना है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो एक हफ्ते अपने परिवार को कैसे पालेगा। और अगर उसको गांव भी जाना है, अपने घर पे भी जाना है, वो बाहर नहीं निकल सकता, निकलेगी तो पुलिस खड़ी है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो ये सारी चीजें जमीनी हकीकत है, वो सोचना पड़ेगा एक मिडिल क्लास फैमिली के लेवल में जाकर के। और मुंबई में अगर इस तरह की पहल करनी है तो उसके पहले उनको कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा और एडवांस में अनाउंस करना होगा, ताकि लोग अपनी तैयारियां कर सके। बिल्कुल, रवि आपके पास आना चाहूंगा। रवि, आपने जैसे जिक्र किया कि जो कोविड अस्पताल थे उनको धीरे धीरे करके, क्योंकि केसेस कम हो गए थे, बंद कर दिया गया था, अब 2000 के आसपास केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या पुणे में, माफ कीजिएगा, नागपुर में क्या इस वक्त अस्पताल तैयार है पूरी तरह से? डॉक्टर अमला, जो तिब्बी अमला होता है, पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है? जी, कल का जो आंकड़ा है, कल शाम को जो आंकड़ा कंफर्म हुआ था, नागपुर के अंदर में करीब 4,400 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया, जिसमें से 400 लोगों को बेड मुहैया किया गया है। 400 लोग अभी वेटिंग पर है और करीब 10-11 हजार के आसपास लोग होम आइसोलेशन में हैं। तो जिनके पास में छोटे घर है, 1 कमरे का घर है, 2 कमरे का घर में, उनमें उन लोगों के लिए, उस परिवार के लिए ये जो क्वारंटाइन होना, ये बड़ी दिक्कत की वाली बात हो गई है। इसलिए ये लगातार मांग हो रही है कि नागपुर के अंदर में क्वारंटाइन सेंटर शुरू किए जाए, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की सुविधा मुहैया की जाए,
तो इसलिए अभी दो कुछ क्वारंटाइन सेंटर शुरू किए गए हैं नागपुर के एमएलए हॉस्टल में, जिसकी कैपेसिटी अच्छी 300-400 के आसपास की है। लेकिन ये बात सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल सरकारी क्वारंटाइन सेंटर है उसमें सुविधा अच्छी नहीं होती। अभी जो आलाम है नागपुर के अंदर में है कि जो पहले वाले फेज में नागपुर में झुग्गी झोपड़ियों से पॉजिटिव निकले थे, अभी LIC कॉलोनी से पॉजिटिव निकल रहे हैं। धनतोरी नाम का एक बड़ा बंगलों का एरिया है, वहां से पॉजिटिव निकल रहे हैं। धर्मपेट जहाँ पे हम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मकान है, वहाँ वो एरिया से पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ये जो रईस लोगों की जो बस्तियां हैं वहां से जब पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो एक बात सामने आई कि उन लोग वो क्वारंटाइन का जो पालन होना चाहिए वो नहीं कर रहे, बाजारों में भी घूम रहे हैं। इस वजह से जबरदस्ती से पकड़कर उन्हें सरकारी क्वारंटाइन में लेके जा रहा है। लेकिन ये एक बात समस्या बनी हुई है कि क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, वहाँ की सुविधा ठीक से नहीं है, वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, और वहाँ जो लोग जाना इस वजह से जाना नहीं चाहते और घर छोटे पड़ रहे हैं। तो ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो सरकार को इस और भी ध्यान देना पड़ेगा। ये बात भी कही जा रही है कि डेथ रेट तो कम है, हम उसका पालन क्यों करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये बात साफ है कि गरीब आदमी के सामने 2 वक्त की रोटी ज्यादा अहम है। वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके रोड पे निकल रहा है, काम काज पे निकल रहा है, लेकिन क्योंकि उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए। सही बात है, 2 वक्त के रोटी के लिए वो सड़क पे आ रहे हैं। किसी को ये अपने जान की जोखिम पे काम करना कोई नहीं चाहता, लेकिन काम नहीं करेगा तो वो घर में भूखा मरेगा। ये आलम है। लोग किसी को अभी मदद करने की सिचुएशन में नहीं है। पहला जो फेज था, पहला जो दौर था, लोगों ने इस तरह से अपना गुजारा कर लिया। किसी के पास में सोना था तो बेच दिया, किसी ने प्रोविडेंट फंड से पैसा ले लिया, किसी ने और कुछ किया। लेकिन अभी का आलम वैसा नहीं है। जो घरेलू काम करने वाले लोग हैं, यदि नहीं आए तो शायद उनके भी पैसे काटे जाएंगे। इस तरह का सिचुएशन बना हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि अभी कोई भी डिसीजन है तो उसको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मैं ये बात कह दूं कि जहां तक नागपुर का सवाल है, नागपुर में सरकार वर्सेस लोकल गवर्नमेंट ऐसा एक संघर्ष है। उद्धव ठाकरे की लोकशाही आघाड़ी की सरकार बनी हुई है और नागपुर में बीजेपी का शासन है। तो ये भी एक बनी हुई है कि पालक मंत्री लेकर बैठक में एक तरफा ऐलान कर देते हैं और बीजेपी वाले इंक्लूडिंग मेयर उसको विरोध कर रहे हैं। तो ये भी एक चित्र सामने आ रहा है कि लोग भी नहीं समझ रहे हैं, ना ही पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को समझ पा रही है, और ये कोरोना का जो डर है बना हुआ है, बढ़ रहा है। बिल्कुल। एक चीज और रवि जानना चाहूंगा कि नागपुर में तेजी से बढ़ रहा है, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं वाया नागपुर, उनको किसी और शहर जाना, क्योंकि पूरी तरह से कर्फ्यू एक तरह से लगा हुआ है, या जो लोग ट्रेन से नागपुर उतर रहे हैं उनको कहीं शहर में कहीं जाना है, तो किस तरह की व्यवस्था उनके लिए की गई, किस तरह से वो जा सकते हैं? नहीं, एक बात तो सही है कि नागपुर की सारी सीमाएं जो सड़क से आ रही है सीमाएं पूरी तरह सील कर दी गई हैं। ठीक है। जो भी आना चाहता है उसके लिए पहले सारा पेपर कार्रवाई देखी जाती है। पुलिस को यदि लगता है कि ये सस्पेक्टेड है तो उसकी जांच वहां की जा रही है। हालांकि वहां रुकने के और बाकी सब इंतजाम अभी तक नहीं हुए। जो रेल से आ रहे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है, जांच की जा रही है, उनके एड्रेसेस लिखे जा रहे हैं। लेकिन जो जांच वाली बात है, रोकेंगे भी तो कितना देर रोकेंगे? रुकने की कोई सुविधा है नहीं। तो सारा मामला सब भगवान भरोसे चल रहा है। सारा भगवान भरोसे चल रहा। प्रशांत, आपके पास आना चाहूंगा, क्या उद्धव ठाकरे 1-2 दिन में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या इस तरह की कुछ मीटिंग वगैरह सरकार के लेवल पर चल रही है? प्रशांत, विशाल जी से बात। प्रशांत, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? प्रशांत तक शायद आवाज़ हमारी नहीं पहुंच रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। नागपुर से रवि गुलकरी आपका भी, और प्रशांत मुंबई से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। कहते हैं 1 से भले 2 और 2 से भले फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर।
भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में NIA की छापामारी जारी है। दिल्ली, केरल, कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में NIA ने छापामारी की है। IS से वाबस्ता ग्रुप के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। अब तक 5 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। खबर के मुताबिक ये लोग पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीम से राब्ते में थे और हिंदुस्तान में हमले का मंसूबा बना रहे थे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर जुड़ रहे हैं और मुंबई से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ेंगे। रऊफ, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। NIA ने छापामारी की है, इंडिया के कई शहरों में की है, मुंबई माफ़ कीजिएगा दिल्ली में किया है, इसके अलावा बेंगलोर और कई जगहों पर किया है। कर्नाटक में किस जगह पर छापेमारी की गई है और क्या कुछ निकल कर सामने आया है? जी देखिए, NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 5 रियासतों में एक बड़े नेटवर्क के दहशतगर्दाना नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया है। इसी कड़ी के तहत कर्नाटक में भी छापे मारे गए हैं और इस सिलसिले में क्या गिरफ्तारी हुई है और अभी तक कहां-कहां गिरफ्तारी हुई है, इसकी तफसीलात मिलना बाकी हैं। लेकिन NIA की जो रेड इस वक्त जारी है, कर्नाटक में बेंगलुरु के अंदर रेड हुई है NIA की, और इस सिलसिले में हम बाकायदा इस खबर पर हम नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल रऊफ, आपको रोकना चाहूंगा। शंकर आनंद भी हमारे साथ दिल्ली में मौजूद है। शंकर, आपके पास आना चाहूंगा। NIA ने छापामारी की है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, इससे पहले भी हमने बात की थी। क्या इसमें कुछ और मजीद अपडेट आया आपके पास? मामला है, ये मामला आतंकी संगठन ISI से जुड़े हुए कुछ संगठन और भी जो है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और इस मामले में आज केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें उन लोगों पर आरोप है कि वो आतंकी संगठन से जुड़े हुए जो कई लोग थे, कई संदिग्ध आतंकी हैं, उसके संपर्क में सीधे तौर पर थे और उसमें से कुछ का संबंध सीधे तौर पर पाकिस्तान से भी जुड़ रहा है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उससे बातचीत करते थे और वहां से कई ऐसे निर्देश बाकायदा पाकिस्तान से दिए जा रहे थे जिसको भारत में जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने का एक निर्देश दिया गया था। तो इस मामले पे जो इनपुट्स मिले थे NIA को, उसी के आधार पर एक नया FIR रजिस्टर्ड किया गया और उसी मामले पर आज कार्रवाई को अंजाम देते हुए 10 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भी छापेमारी की जा रही है। अगर जाफराबाद इलाके की अगर बात करें तो जाफराबाद में साल 2019 में भी एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया था और वहां से कनेक्शन जुड़ा था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सहित कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। तो अब क्या इस मामले पर उत्तर प्रदेश से किस तरह से कनेक्शन जुड़ रहा है, किस तरह से जाफराबाद में छापेमारी की जा रही है, इसके साथ ही बेंगलोर के साथ कनेक्शन और केरल के कोच्चि और जो दूसरे लोकेशन पे हैं वहां पर जो छापेमारी की जा रही है, तो तमाम कनेक्शंस को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी तक इस मामले में जानकारी मिली है कि जो काफी पढ़े लिखे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसको इस आतंकी संगठन में जोड़ने की तैयारी चल रही थी। बिल्कुल एक चीज शंकर ये जानना चाहेंगे कि IS कुछ दिन से खामोश थे, एक बार फिर सरगर्म हुई है हिंदुस्तान में। ये निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा काफी सतर्कता से और काफी सावधानी से इस मामले पर आतंकी संगठन जो है जिस तरह से बाकायदा काम कर रही थी, और उसका जो मेन मकसद था कि इस संगठन में ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल लोगों को जोड़ना। प्रोफेशनल लोगों को जोड़ने का मकसद ये होता है कि उस पर कोई ज्यादा लोग शक न कर सके और उसी का आधार पर फायदा उठाते हुए इस आतंकी संगठन को और आगे बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ जो कई बार देखा जाता है कि प्रोफेशनल लोगों को जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा खबरें जाती हैं। तो इस मामले पर यह भी एक प्लान था कि ज्यादा जो संगठन से जुड़ा हुआ जो मसला है वो सोशल मीडिया पे ज्यादा वायरल हो और इस मामले पर ज्यादा उसको प्रचार मिल सके। तो एक तरह से कहीं न कहीं इन तमाम मामलों पर जो काफी
एक साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा था। इस मामले पर तफ्तीश जारी है और एनआईए की तफ्तीश के दौरान आज काफी महत्वपूर्ण जानकारी, काफी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो बरामद किया गया है। उसको अब आगे एनआईए की टीम तलाशेगी और निश्चित तौर पे इस मामले पर जल्द ही कई और भी आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। लेकिन बिल्कुल 10 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। क्या अभी और भी ये कार्रवाई चल रही है इस वक्त? निश्चित तौर पे अभी इस वक्त में छापेमारी चल रही है। जो तमाम जो 10 लोकेशन पे जो सर्च आज स्टार्ट हुआ था सुबह 7 बजे, वो अभी भी इस वक्त में मौके पर एनआईए के अधिकारी डटे हुए हैं और इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और हो सकता है कि इस मामले पर शाम में 6 बजे तक इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन चलता रहे और 4 से 4:30 बजे के बीच में एनआईए के द्वारा इस मामले पर औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की जो पुष्टि और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बारे में जिक्र किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा और किस तरह से उसके खिलाफ इल्जाम लगे हैं उस इल्जाम के बारे में भी बताया जाएगा। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तकरीबन 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, औपचारिक तौर पर घोषणा। बिल्कुल, ये गिरफ्तारियां जो 5 लोगों की हुई हैं शंकर, क्या सब दिल्ली से हुई है या अलग अलग जगहों से हुई हैं? सोच बताते हैं, वो अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं और जो गिरफ्तार लोगों की जो संख्या है, जो तादाद है, उसमें और इजाफा हो सकता है और एक साथ देखा जा सकता है कि बहुत जब छापेमारी की जा रही है, छापेमारी के पहले ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले पे जो एनआईए के हमारे सूत्र बताते हैं कि ये काफी संगीन मामला है, इसलिए भी हम लोग नाम नहीं बता रहे हैं। और इस मामले में हमारा जो इन्वेस्टिगेशन यानी कि एनआईए का जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफी बड़े स्तर में चल रहा है और कई राज्यों में बकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इस मामले पर उन तमाम कनेक्शन को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद इस मामले पर जो आरोपियों की संख्या है उसमें और ज्यादा इजाफा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका, और रऊफ बेंगलुरु से जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। शोपियां एनकाउंटर में एक और मिलिटेंट हलाक हो गया। अब तक 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। मतलूबा मिलिटेंट कमांडर सज्जाद अफगानी मारा गया है, पुलिस ने ये दावा किया। तो इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। शोपियां एनकाउंटर में एक और मिलिटेंट हलाक कर दिया गया है। अब तक 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। मतलूब मिलिटेंट कमांडर सज्जाद अफगानी मारा गया है, पुलिस ने ये बात बताई है। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां शोपियां में एनकाउंटर चल रहा था, एक मिलिटेंट को हलाक किया गया था, अब दूसरे मिलिटेंट को भी हलाक कर दिया गया है। मतलूब मिलिटेंट कमांडर सज्जाद अफगानी मारा गया, पुलिस ने ये दावा किया। कल भी ये बात आ रही थी कि जो छुपा हुआ मिलिटेंट है वो सज्जाद अफगानी हो सकता है। आज सज्जाद अफगानी को मार गिराया गया है। अब देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में शोपियां एनकाउंटर की ये तस्वीरें हैं, जहां एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। अब तक 2 मिलिटेंट यहां पर हलाक किए गए हैं। मतलूब मिलिटेंट कमांडर सज्जाद अफगानी मारा गया है, पुलिस ने ये दावा किया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं नाजरीन, ये शोपियां एनकाउंटर की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। एक मिलिटेंट इसमें हलाक हुआ है। अब तक कुल मिलाकर 2 मिलिटेंट को हलाक किया गया है। मतलूब मिलिटेंट कमांडर सज्जाद अफगानी को भी मार गिराया गया है, पुलिस ने दावा किया। आईजीपी कश्मीर ने शोपियां पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ताल्लुक से मुबारकबाद दी है। बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर में। शोपियां एनकाउंटर में एक और मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है। अब तक 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। मतलूबा मिलिटेंट कमांडर सज्जाद अफगानी को मार गिराया गया है, पुलिस ने यह दावा किया है। इस सिलसिले में आईजीपी कश्मीर ने शोपियां पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद दी है, इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।